हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जीके जीएस का दोस्तों नवीनतम पैटर्न पर आधारित दोस्तों 20 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। इसको हम एक विशेष विश्लेषण के साथ में आपके सामने रखने वाले हैं। तो एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रतिदिन शाम को 8 बजे हिंदी के प्रैक्टिस सेट की क्लास लाइव होती है और शाम को 9 बजे दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लाइव होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहला प्रश्न क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग की अगर बात की जाएगी तो इसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अगर आपसे पूछा जाएगा किसके शासनकाल में भारत आया था, तो दोस्तों यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रमुख नाटकों के नाम क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसके नाटकों के नाम क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसके नाटकों के नाम दोस्तों रत्नावली, नाम याद रखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। नागनंद और प्रियदर्शिका ये दोस्तों किसके नाटक हैं? तो ये दोस्तों ह्वेनसांग के नाटक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित है? तो अकबर के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी, जर्जिया कर की समाप्ति 1563 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, या फिर दोस्तों महजर की घोषणा 1580 ईस्वी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी। दोस्तों ये आपका एकदम सही सुमेलित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये अन्य सारे गलत हैं, तो इनको हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे। जर्जिया कर की समाप्ति दोस्तों कब हुई थी? 1564 ईस्वी में दोस्तों जर्जिया कर की समाप्ति हुई थी। तीर्थ यात्रा के महजर कर की समाप्ति दोस्तों, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में हुई थी। महजर की घोषणा कब हुई थी? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति दोस्तों कब हुई थी? 1563 में। महजर की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों महजर की घोषणा 1589 ईस्वी में हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1589 ईस्वी में। तो जर्जिया कर की समाप्ति 1564, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में, महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप सभी दोस्त इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस नीति से हुआ था? बताएंगे। अपहरण नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय दोस्तों कुप्रशासन के कारण हुआ था। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैम्प्स, डलहौजी, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, या फिर इल्बर्ट बिल रिपन। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैम्प डलहौजी से संबंधित है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट
कर्जन से संबंधित ना होकर किससे संबंधित है, लॉर्ड लिटन से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो किससे संबंधित है, लॉर्ड लिटन से संबंधित है। 1878 ईस्वी में दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसके शासनकाल में था, लॉर्ड लिटन के। इल्बर्ट बिल रिपन, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर जो कि प्रशांत महासागर से गुजरती है कितनी बार विचलित होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है 8 बार विचलित होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देशांतर की बात की गई है, तो देशांतर किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों देशांतर किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच कोणीय दूरी, तो यहाँ पर इसे ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच, दो अक्षांशों के बीच, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, कोणीय दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। और दो देशांतरों के बीच में दोस्तों जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से समझेंगे, ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं जो कि दोस्तों किधर खिंची होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों खिंची होती है। इन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। यहाँ पर दोस्तों आपकी होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों जो दूरी होती है दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दो देशांतरों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, तो दोस्तों ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम की ओर खिंची हुई रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों वर्षा की सर्वाधिक विरलता की अगर बात की जाएगी तो वर्षा की सर्वाधिक विरलता लेह में पाई जाती है। और दोस्तों लेह आपका किस प्रदेश में पड़ता है, तो दोस्तों लेह लद्दाख में पड़ता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किस में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख के दोस्तों केवल दो जिले हैं, एक तो आपका लेह है और दूसरा आपका कौन सा है, कारगिल। दोस्तों लद्दाख क्या है, लद्दाख दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर से दोस्तों जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया 2019 में अक्टूबर 2019 में, जिसमें दोस्तों दो यूटी में विभाजित हो गया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख के दो जिले हैं, लेह और कारगिल, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना में निम्नलिखित में से कौन नहीं सम्मिलित है। तो यहाँ पर दोस्तों नहीं, इसको नहीं यहाँ पे नहीं होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नहीं नहीं ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, क्योंकि इसमें जितने सारे ऑप्शन हैं वे सभी सम्मिलित ही हैं, तो यहाँ पर नहीं का सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पर होगा निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो भौतिक तंत्र यानी कि अजैविक तंत्र भी सम्मिलित है, जैविक तंत्र भी सम्मिलित है, सांस्कृतिक पारितंत्र भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई के द्वारा उत्सर्जन की मात्रा क्या कहलाती है। कार्बन मात्रा, कार्बन फुटप्रिंट, या फिर दोस्तों कार्बन सूचकांक, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई द्वारा उत्सर्जन मात्रा क्या कहलाती है। तो दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्बन फुटप्रिंट कहलाती है ग्रीन हाउस के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई द्वारा उत्सर्जन मात्रा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान देंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसी तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, संबोधित करते हुए, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिनका दोस्तों एग्जाम है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला। तो दोस्तों अगर बात किया जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है, तो दोस्तों संबोधित करता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, सभी दोस्त देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, सभी दोस्त बताएंगे। एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, तो दोस्तों वेल्ड, डाउन्स, पंपाज या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे भी नहीं, आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो दोस्तों कौन मैदान है, तो वेल्ड भी दोस्तों शीतोष्ण घास का मैदान है, डाउन्स भी है दोस्तों और पंपाज भी दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर वेल्ड, डाउन्स और पंपाज ये सभी दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अगर आपसे पूछा जाता है वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। अगला दोस्तों आपसे पूछा जाता है डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो सभी दोस्त बताएंगे पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान दोस्तों अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, यूरेशिया में। कहाँ पाए जाते हैं, यूरेशिया में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कैटनबरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कैटनबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है, यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं, आप सभी दोस्त इन्हें याद कर लेंगे क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान दोस्तों अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला दोस्तों स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अगला अगर आपसे पूछा जाता है प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। प्रेरी घास के मैदान दोस्तों अमेरिका में पाए जाते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, संघीय बजट के राजकोषीय घाटे का अर्थ है, क्या अर्थ है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऋणदान में हुई निवल वृद्धि, या फिर ऑप्शन सी है बजट घाटे और मुद्रीकृत घाटे का योग, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है चालू व्यय
और राजस्व में अंतर। सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है संघीय घाटे और राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक बाह्य ऋणदान में निवल की वृद्धि का योग। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोस्तों बाह्य ऋणदान जो होता है वो हमेशा दोस्तों राजकोषीय घाटा से अधिक रहता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। तो स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है और कौन सा इस कथन को समर्थन करता है। जड़त्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम, या ऑप्शन डी है पास्कल का नियम। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम दोस्तों क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह नियम दोस्तों क्या कहता है कि जितना दोगे उतना पाओगे, जितना दोगे उतना पाओगे। जैसे कि अगर आपके सामने कोई बैठा है, अगर उसके आप खींच के झापड़ मारते हैं तो वो भी आपको उस क्रिया पर प्रतिक्रिया करेगा और वो भी आपको खींच के एक झापड़ मार देगा। तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी स्वतंत्र रूप से, अगर मान लो यहाँ पर लकड़ी का एग्जाम्पल दिया गया, तो लकड़ी दोस्तों लटकी हुई है, उस पर अगर आप धक्का देते हैं तेजी से तो वो आगे जाएगी, फिर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो आपके आके टकरा जाएगी। तो जितना आप उस पर जोर एक दिशा में लगाएंगे, ठीक उसी तरीके से वो जो है वापस उसी वेग से आता है। तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूटन के नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों न्यूटन के नियम के समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात किया जाएगा जड़त्व का नियम या फिर जड़ता का नियम, तो जड़ता का नियम न्यूटन का प्रथम नियम होता है। कौन सा नियम होता है, प्रथम नियम होता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों जड़ता का नियम, ये दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम होता है। ये दोस्तों क्या कहता है, दोस्तों एक समान जब कोई वस्तु अपने स्थिरावस्था या फिर विरामावस्था में होता है तो तब तक वह वेगावस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल प्रेरित नहीं किया जाता है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्तों रुकी हुई गाड़ी जैसे है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझेंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम का। तो जैसे कोई गाड़ी रुकी हुई है, उसके अंदर यात्री बैठा हुआ है, अचानक से गाड़ी चलती है, यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। तो गाड़ी में यात्री का आगे की तरफ चलने पर झुकना ही दोस्तों क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम का फॉलो करता है, क्योंकि पहले वह विरामावस्था में होता है, बाद में दोस्तों गाड़ी के साथ में, गाड़ी के गतिमान होने के साथ में वह भी गतिमान हो जाता है। तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इसे दोस्तों क्या कहा गया, जड़त्व का नियम। या दोस्तों क्या होता है, आप लोग देखेंगे चलती हुई गाड़ी जब अचानक से रुकती है तो लोग यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी दोस्तों जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। अगर बात की जाएगी न्यूटन का दूसरा नियम, तो दोस्तों न्यूटन के दूसरे नियम का एग्जाम्पल समझेंगे। न्यूटन के दूसरे नियम का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, न्यूटन के दूसरे नियम का एग्जाम्पल है जैसे कि क्रिकेट खेलते समय जब कैच पकड़ी जाती है तो क्या करता है दोस्तों, क्रिकेट के समय खेलते समय जब कैच पकड़ता है तो जो खिलाड़ी होता है वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। तो खींचता है दोस्तों, जिससे उस गेंद का प्रभाव जो है कम हो जाता है। तो ये दोस्तों न्यूटन की गति का दूसरा नियम को फॉलो करता है। साथ ही साथ में
कांच के बर्तन को पैक करने के समय दोस्तों भूसे से या फिर कागज़ से लपेटा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपका दूसरे नियम का अनुप्रयोग है। तो ये एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। तीसरा नियम तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसे कि दोस्तों इसमें आपका बहुत बार पूछा गया, बंदूक में गोली छोड़ते समय व्यक्ति को पीछे की तरफ झटका लगता है, तो दोस्तों ये किस कारण लगता है? तो ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम के अनुसार लगता है। और नाव से जमीन पर उतरते समय दोस्तों क्या होता है, नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो दोस्तों यह भी नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। और यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों आपका प्रश्न ही है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे पर कील ठोकना कठिन होता है। तो दोस्तों ये क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही कठिन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अमेजन नदी। अमेजन नदी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अमेजन नदी की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसकी लंबाई कितनी है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई लगभग 6280 किलोमीटर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त देखेंगे। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है, एक वस्तु के 3/4 हिस्सा में कितना क्षय होगा? कमेंट सेक्शन में। 3/4 हिस्सा में क्षय होगा, 6 माह में क्षय होगा, 10 माह में क्षय होगा, 12 माह में क्षय होगा, या फिर दोस्तों 6 माह में क्षय होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अर्ध आयु कितनी दिखाई गई है? 6 माह। तो एक वस्तु के 3/4 हिस्सा में क्षय कितने समय में होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, 3/4 हिस्से में क्षय कितने माह में होगा? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 10 माह। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अर्ध आयु कितने माह है? तो अर्ध आयु दोस्तों 6 माह है। तो अगर आपकी अर्ध आयु 6 माह है तो 3/4 हिस्से में क्षय कितने समय में होगा? 3/4 हिस्से में क्षय कितने समय में होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर अर्धायु 6 माह है और यहाँ पे 3/4 की बात करी गई है तो 6, तो यहाँ पे 6 अगर अर्धवायु है तो आपका 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 होगा, क्या होगा? 12 माह होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 3/4 हिस्सा में 12 माह में क्षय होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? मनुष्य के खून का पीएच होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सभी दोस्त बताएंगे मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। पीएच कितना होता है, कैसा होता है दोस्तों, और कितना होता है ये भी बताएंगे। कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या फिर अधिक क्षारीय। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो मनुष्य का जो रुधिर होता है वो कैसा होता है तो दोस्तों, तो मनुष्य का जो रुधिर होता है वो कम क्षारीय होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.4 होता है दोस्तों पीएच मान। अगला दोस्तों पीएच मान की बात की गई है, तो पीएच मान किसके द्वारा निकाला जाता है? तो पीएच मान दोस्तों पीएच पैमाना के द्वारा, कम क्षारीय होता है, लगभग दोस्तों 7.4 होता है। और इसे किसके द्वारा निकाला जाता है दोस्तों? पीएच पैमाना। तो दोस्तों किसी भी वस्तु की प्रकृति को पता करने के लिए दोस्तों, किसी भी वस्तु या पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने के लिए दोस्तों उसका पीएच मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पीएच मान निकालते हैं। और पीएच मान दोस्तों किसके द्वारा निकालते हैं?
पीएच पैमाने के द्वारा निकालते हैं, पीएच पैमाने के द्वारा निकालते हैं। और पीएच पैमाने की खोज किसने की? तो पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की। किसने की? सोरेनसन ने दोस्तों पीएच पैमाने की खोज की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर मनुष्य के रुधिर की बात हो रही है, मनुष्य के खून की बात हो रही है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मनुष्य के खून की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अगला दोस्तों, रुधिर में दोस्तों प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रुधिर में प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग होता है? तो 90.92%। तो दोस्तों प्लाज्मा होता है। जल दोस्तों इसमें कितना पाया जाता है? पानी की अगर बात की जाएगी तो 1 से 2% दोस्तों जल पाया जाता है। और दोस्तों लगभग इसमें 1 से 2% दोस्तों क्या पाया जाता है? 1 से 2% कार्बनिक यौगिक, 6 से 7% दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। 6 से 7% दोस्तों क्या पाई जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 6 से 7% क्या पाई जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन। अगला दोस्तों मनुष्य के रक्त की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मनुष्य के रक्त में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रुधिर का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर के रंग लाल होने के कारण क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों एक पाया जाता है वर्णक, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? ये आपका होता है वर्णक दोस्तों। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। दोस्तों मनुष्य के रक्त में दोस्तों 2 तरीके के जो हैं कणिकाएँ पाई जाती हैं। एक तो आपका होता है लाल रुधिर कणिकाएँ और दोस्तों एक होता है दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाएं दोस्तों पाई जाती हैं और श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगर बात की जाएगी WBC, एक आपका होता है RBC और एक होता है दोस्तों WBC। तो RBC WBC, तो RBC के बारे में मैंने आपको बताया, लाल रुधिर को जो कणिकाएं होती हैं ये दोस्तों कैसी होती हैं? ये दोस्तों अंडाकार कोशिकाएं होती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अंडाकार कोशिकाएं होती हैं और साथ ही साथ में केंद्रकीय होती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कैसी होती हैं? केंद्रकीय होती हैं। अगला WBC की अगर बात की जाएगी, जिसे दोस्तों सफ़ेद रुधिर कणिकाएं या फिर श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं दोस्तों, ये केंद्रक युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? केंद्रक युक्त केंद्रक युक्त होते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, केंद्रक युक्त। और साथ ही साथ में WBC का कार्य क्या है? तो दोस्तों WBC का कार्य क्या होता है? शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना। शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना किसका काम होता है? शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना दोस्तों WBC का काम होता है। और इसीलिए दोस्तों WBC को क्या कहा जाता है? WBC को पुलिस मैन ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस मैन ऑफ सेल। पुलिस मैन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का पुलिस किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पुलिस मैन ऑफ सेल WBC को कहा जाता है, श्वेत रुधिर कणिका को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त बताएंगे, माचिस की सतह पर चूड़िल कांच और थोड़ा लाल रंग का लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, माचिस की सतह पर चूड़िल कांच और थोड़ा लाल रंग का क्या लगाते हैं? सभी दोस्त बताएंगे।
माचिस की सतह पर चूड़िल कांच और थोड़ा लाल रंग का क्या लगाते हैं? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन या फिर दोस्तों फास्फोरस। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों माचिस की सतह पर दोस्तों चूड़िल कांच के साथ में फास्फोरस लगा होता है, जो कि माचिस की तीली को जलाता है। जब माचिस की तीली रगड़ी जाती है तो चूड़िल कांच से रगड़कर दोस्तों फास्फोरस के साथ मिलकर दोस्तों आग लगती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इस तरीके से एक तीली जलती है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, माचिस के कवर पर दोस्तों एक साइड में जो लाल लाल रंग का लगा होता है, जिस पे माचिस की तीली रगड़ दिया जाता है, जिससे दोस्तों माचिस जलाई जाती है। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, तो माचिस की उस सतह पर चूड़िल कांच के साथ में फास्फोरस होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? जड़ें, पंखुड़ियाँ, तना या फिर रंध्र स्टिग्मा। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब सभी दोस्त करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो दोस्तों पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पौधे का रंध्र या फिर दोस्तों स्टिग्मा जो होता है ये केसर देता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? दोस्तों सार्वभौमिक स्वीकर्ता मतलब दोस्तों सभी से स्वीकार कर सकता है। सार्वभौमिक स्वीकर्ता यहाँ पर कहा गया है। तो कौन सा रुधिर जो है सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं रुधिर वर्ग के बारे में और इसके आदान प्रदान के बारे में बताने वाले। तो कौन सा रुधिर वर्ग सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है AB+। दोस्तों AB+ जो है ये दोस्तों सार्वभौमिक स्वीकर्ता है। अगर दोस्तों बात की जाएगी O- जो है ये आपका कैसा है दोस्तों, तो O- आपका है, इसको कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सर्वदाता इसको कहते हैं। ये सभी को रुधिर जो है दे सकता है, सभी को रुधिर दे सकता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों अगर बात की जाएगी AB+ तो ये सभी से ले सकता है, सभी से रुधिर ले सकता है, रुधिर ले सकता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं रुधिर वर्ग के बारे में, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी दोस्त इसे जरूर देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों रुधिर वर्ग की खोज किसने की है, सबसे पहले ये जानते हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों एक तरफ रुधिर समूह को देखेंगे, साथ ही साथ में ये किससे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ में ये किसे दे सकते हैं, किसे दे सकते हैं ये दोस्तों हम लोग देखेंगे, किसे डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रुधिर वर्ग को देखेंगे, एक तरफ किसे ले सकते हैं और किसे दे सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों रुधिर वर्ग की अगर बात की जाएगी तो रुधिर वर्ग दोस्तों 4 रुधिर वर्ग होते हैं। एक तो A होता है, एक दोस्तों B होता है, एक आपका होता है AB और दोस्तों एक आपका होता है O। तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे A किससे प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों A जो है, ए रुधिर किससे जो है प्राप्त कर सकता है। तो ए रुधिर दोस्तों किससे प्राप्त कर सकता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ए दोस्तों किससे प्राप्त कर सकता है, या तो ए से प्राप्त कर सकता है या दोस्तों ओ से प्राप्त कर सकता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ए दे किसे सकता है तो ये ए या तो स्वयं को दे सकता है या फिर ए बी को दे सकता है। अब यहाँ पर ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि दोस्तों ए बी जो है सर्वग्राही जो है ब्लड ग्रुप है। सर्वग्राही मतलब सभी से ले सकता है, तो ए से भी ले लेगा। और ये आपका ओ सर्वदाता है, तो दोस्तों ये सभी को दे सकता है, तो ए को भी दे सकता है और एक खुद से ले सकता है और खुद को दे सकता है। बी वाला देखेंगे दोस्तों, बी वाला दोस्तों या तो बी से प्राप्त कर सकता है या तो दोस्तों ओ से प्राप्त कर सकता है, ध्यान रखेंगे।
अगर बात की जाएगी किसे दे सकता है, तो दोस्तों बी स्वयं को दे सकता है, स्वयं वर्ग वाले व्यक्ति को दे सकता है, या फिर दोस्तों ए बी वाले व्यक्ति को दे सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है ए बी, तो ए बी किससे दोस्तों प्राप्त कर सकता है, तो दोस्तों ए बी सभी से प्राप्त कर सकता है। ए से भी प्राप्त कर सकता है, बी से प्राप्त कर सकता है, ए बी से भी प्राप्त कर सकता है और ओ से भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ए बी आपका क्या है, सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है। और दोस्तों दे किसे सकता है, तो ये दोस्तों ए बी अगर आपसे पूछा जाता है किसे दे सकता है, तो ए बी जो रुधिर है सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दे सकता है, अर्थात दोस्तों ए बी को ही दे सकता है। ओ दोस्तों किससे प्राप्त कर सकता है, दोस्तों ओ प्राप्त सिर्फ खुद से कर सकता है, लेकिन दोस्तों दे सभी को सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा रुधिर के बारे में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या दोस्तों शोषण का अधिकार, कौन सा अधिकार दोस्तों मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार में नहीं आता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है मूल अधिकार की, दोस्तों मूल अधिकार की अगर बात की जाएगी, तो एक बार सभी दोस्त, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं आज के इस सेशन से, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी दोस्त बताएंगे मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार दोस्तों किससे संविधान से लिया गया था, तो इसको हमने आपको बताया था फंडामेंटल ड्यूटी, क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कहते, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, मूल अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर मूल अधिकार और एक आपका होता है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मूल अधिकार दोस्तों जिसे क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और मूल कर्तव्य को क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो मूल अधिकार दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मूल अधिकार की बात की जाएगी तो हमने आपसे बताया था अधिकार कहाँ से मिलता है, तो अधिकार दोस्तों जो सबसे बड़ा होता है उससे अधिकार मिलता है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सभी को पता होना चाहिए यूएसए। यूएसए दोस्तों अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, और अमेरिका से दोस्तों क्या क्या लिया गया, अमेरिका से प्रस्तावना मूल अधिकार, साथ ही साथ में दोस्तों उपराष्ट्रपति का नियुक्ति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये दोस्तों कहाँ से लिए गए, ये दोस्तों अमेरिका से लिए गए। अगला मूल कर्तव्य की बात की जाएगी फंडामेंटल ड्यूटी। तो दोस्तों ड्यूटी करना दोस्तों आपका धर्म है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म किसे माना जाता है, कर्म ही पूजा है दोस्तों। तो ड्यूटी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ड्यूटी नहीं करोगे तो आपके घर वाले क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, रूस जाएंगे। तो रूस जाएंगे तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार दोस्तों किस भाग में आते हैं, यहाँ पर सब कुछ हम आपको बताने वाले। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं, तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार आते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं। इसमें दोस्तों कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या हैं, तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका से दोस्तों मूल अधिकार लिए गए हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे, सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया है? किसके द्वारा लागू किया गया है? तो दोस्तों भू राजस्व इस्तमरारी या फिर दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया 1793 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में लागू किया गया, जिसे दोस्तों जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाएगी स्थायी बंदोबस्त में भारत के कितने % भूभाग आता है? तो दोस्तों भारत का 19% भूमि आती है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आती थी। और स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश या फिर दोस्तों कौन कौन से राज्य आते थे? तो दोस्तों इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य आते थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बंगाल, बिहार और दोस्तों उड़ीसा। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। भारत में दोस्तों भारत के 19% भूमि दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आज का सेशन दोस्तों यही तक था, क्योंकि आपकी एसएससी जीडी एग्जाम में 20 क्वेश्चन जीके जीएस से और 20 हिंदी से, 20 रीजनिंग से और 20 दोस्तों मैथ से पूछे जाएंगे। तो हर एक टॉपिक आपका 20-20 क्वेश्चंस का है, तो बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। इसी तरीके से दोस्तों प्रतिदिन सीखने के लिए आप सभी दोस्त हमारे साथ में बने रहेंगे। प्रतिदिन शाम को 8 बजे दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाइव चलता है और शाम को 9 बजे दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लाइव होता है। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि अगर मंजिल है पहाड़ तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।